नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच हूँ। कुछ तकनीकी कमी के चलते मैं 2 बार आपके बीच से हट गया, लेकिन इस बार आपके बीच पूरा प्रयास करूँगा कि आज के विषय को समाप्त किया जाए। आज का विषय आप सब चिकित्सक साथियों की मांग पर प्रोस्टेटाइटिस पर चर्चा मुझे करनी है, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड में ग्रंथि का बढ़ना, उसका शोध होना, दर्द होना या प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से जो अन्य परेशानियां पुरुष के शरीर में आती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोस्टेटिस पर चर्चा करें, हम ये बता दें कि प्रोस्टेट ग्लैंड वास्तव में है क्या। जहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रकृति के निर्माण करने की बात है, हम प्रकृति के हर कार्यों को अगर बहुत गंभीरता से, गहनता से विचार करें तो मानना पड़ेगा कि हमारे आपके निर्माण में कहीं न कहीं कोई कमी रहती है, लेकिन ईश्वर के निर्माण में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। कहीं 1 लाख 2 लाख में कोई एक एब्रेशन दिखाई पड़ जाए तो उसको हम म्यूटेशन में मान लेते हैं। आमतौर से प्रोस्टेट ग्लैंड यूटेरस के नीचे, जहाँ से यूरेथ्रा या जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, वो प्रोस्टेट के अंदर से 2 से 3 सेंटीमीटर तक प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से बाहर निकलता है और फिर वो जाकर के पेनिस तक पहुंचता है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ से वो यूरेटस से निकल करके आगे की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यू के बीच में वो अपने आप को रख रहा है, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड वृद्धि करता है तो यूरेथ्रा को सिकुड़ देता है, यानी उस पर एक प्रेशर डालता है और यूरेथ्रा सिकुड़ जाता है, जिससे पेशाब करने में पेशेंट को या रोगी को बड़ी दिक्कत आती है। पेशाब बार बार इच्छा तो होती है करने की, लेकिन इतना दर्द होता है कि पेशाब पास नहीं होती है, और इसके डर से रोगी पानी कम पीता है। जब पानी कम पीता है तो उससे शरीर में उसके और भी अन्य बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, और प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ता है कि दबाने पे दर्द होता है, तो वहाँ पर पेन हो सकता है। पेन होने के साथ साथ वहाँ पर घाव हो सकता है, घाव में पस बन सकता है। ये तमाम एब्रेशन उसमें दिखाई पड़ते हैं। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रकृति ने बनाया क्यों, पहले हम इस पर चर्चा कर लें, तभी इसके कार्यों की हम विवेचना कर पाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड इंटरकोर्स के समय जब स्पर्म सीमेन के साथ मिल करके पेनिस से बाहर निकलने का उपक्रम करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक हल्का एसिडिक द्रव निकलता है, जो आमतौर से सीमेन का लगभग 30 से 40% भाग बनाता है, और ये स्पर्म को एक आसानी से तैरते हुए, यानी एक लिक्विड फॉर्म में, जहाँ पे स्पर्म आकर के इसके लिक्विड फॉर्म में अपने आप को मिला लेते हैं, और उसके माध्यम से ये पेनिस के बाहर निकलते हैं इंटरकोर्स के अंतिम क्षण में। और जो दोनों एजुकुलेटरी डक्ट आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड के इसी पॉइंट पर, जहाँ पे यूरेथ्रा आके मिलता है, यानी वहाँ से यूरेथ्रा, एजुकुलेटरी डक्ट तीनों आपस में मिलकर के एक मार्ग बना लेते हैं, और इस कारण जब स्पर्म उससे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे सीमेन के रूप में आपका लगभग 40% एक लिक्विड फॉर्म लाइट एसिडिक के रूप में ये आ जाता है, और ये स्पर्म को एक पोषण देता है उस मार्ग में, पेनिस के मार्ग में। अब ये जो सीमेन होता है, ये सीमेन में पाया क्या जाता है, आमतौर से सीमेन को प्रोटीलाइटिक एंजाइम इसमें महत्वपूर्ण होता है, जिसमें पेप्सिनोजन होता है, लाइसोजोम होता है, एमाइलेज होता है, हाइलोहाइडेज होता है, साइट्रेज एंजाइम होता है, और फॉस्फेट पाया जाता है। ये सभी मिल करके एक सीमेन का प्रारूप बनाते हैं, जो कि वास्तव में बेर के आकार वाले प्रोस्टेट ग्लैंड से ही निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में छोटी छोटी लूप्स पाई जाती हैं, और उन अनेक लूप में ये निकल करके एक दूसरे से जुड़ते हुए फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो यूरेथ्रा का पॉइंट होता है, जहाँ पे एजुकुलेटरी डक्ट आके मिलते हैं, उसी पॉइंट पे आकर के सारे लूप्स अपने पतली नलिकाओं के माध्यम से सीमेन को सेक्रेट करते हैं। अब सीमेन का काम, चूँकि स्पर्म को आगे ले जाना है, और प्राकृतिक नियमों के आधार पे हमारे प्यूटरी ग्लैंड से जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकलता है, ये हार्मोन्स 15 वर्ष से लेकर के
50 वर्ष तक बहुत तेज़ी से निकलता है। हालांकि ये भारतीय जो परिवेश है या जो भारत का क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के आधार पे हम ये कह सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन का क्लाइमेट है वहाँ पर ये 70 से 75 वर्ष तक भी देखा गया है। अब इसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है, या हम ये कहें कि इंटरकोर्स से प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक निश्चित अवस्था के बाद तेजी से वृद्धि करने लगता है और इसमें से निकलने वाला सीमन स्वतः कम होने लगता है। एक उल्टी प्रक्रिया है प्रकृति की। ठीक उसी तरीके से जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक निश्चित समय के बाद धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाती है। उसका उद्देश्य क्या होता है प्रकृति का, कि एक निश्चित समय के बाद गर्भ धारण करने की क्षमता महिलाओं में प्रकृति समाप्त कर देता है। उसी तरीके से पुरुषों में भी एक प्राकृतिक एक विश्लेषण अगर आप इसका करें तो प्रकृति के अनुसार एक निश्चित उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन के बनने की प्रक्रिया कम होने लगती है, चूंकि प्रकृति ये मान के चलती है कि सीमेन की आवश्यकता अब कम है, यहाँ से स्पर्म के निकलने का, उनके पोषण करने का काम कम हो रहा है। और इधर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता जाता है और उधर दूसरी तरफ टेस्टिस में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया अपने से 1/40 भाग कम होती जाती है, यानी उसका 1/40 का रेशियो स्पर्म बनने का कम होने लगता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ प्रकृति करती है। जब सीमेन का बनना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना शुरू होता है तो टेस्टिस में स्पर्म का बनना भी कम हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना और स्पर्म का कम होना, ये दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के नियमानुसार हैं। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखा गया, और जो मैंने अपने पिछले 36 वर्षों में तमाम रोगियों से कांटेक्ट किया है और उनकी जो वार्ता ली है, और जो मैंने अपने जीवन के भी अनुभव में इस बात का अनुभव किया है कि आमतौर से उन व्यक्तियों को जो 50 या 60 वर्ष के बीच में भी सेक्सुअल कॉपलेशन, या एक तरीके से हम कह लें कि जो उनकी सेक्सुअल कैपेसिटी होती है वो अगर 50 से 60 वर्ष के बीच बहुत अच्छी चल रही है, वाइफ हस्बैंड की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में चल रही है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का जो एक अतिरिक्त प्रेशर होता है वो कुछ समय के लिए रुका दिखाई पड़ता है। ये देखने में आया है। ये एक लगभग 20% से लेकर के 30% तक के ये लोगों में ये पाया गया है कि अगर उनमें सेक्स करने की प्रवृत्ति 50 से 60 साल में उसी तरीके से जो उनकी 50 के पहले थी, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्य करने की क्षमता लगभग समान रहती है। अब कारण भी इसका मैं स्पष्ट कर दूं, चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड के जो लूप्स होते हैं उनका काम है सीमेन को निष्कासित करना, सीमेन को सेक्रेट करना। जब प्रकृति को ये लगता है कि अब टेस्टिस से स्पर्म कम बन रहे हैं, स्पर्म कम चढ़ेंगे ऊपर की ओर, तो फिर वो सीमेन को उन लूप्स में सीमेन के बनने की प्रक्रिया स्वतः एंड्रोजन हार्मोन्स कम निकलने लगता है, और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स के कम निकलने से सीमेन का सेक्रेशन कम होने लगता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स या टिश्यू में इनलार्जमेंट होता है। लेकिन अगर वो फंक्शन में है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी अंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्टिविटी आपकी है, तो वो अंग कुछ समय तक सक्रिय रहता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम है वो काम अगर उसको कुछ समय के लिए 2 साल 4 साल के आसपास के दौरान, हमारे भारत के क्लाइमेट में लगभग 50 से 60 वर्ष तक के बाद 60 से 75 वर्ष के लोगों को बुढ़ापे में ये ज़्यादा देखा गया है, और ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। जब तेज़ी से वृद्धि करता है तो यूरेथ्रा पे ये दाब डालता है, तो यूरेथ्रा दब जाता है, तो वहाँ से पेशाब के निकलने की या मूत्र के निकलने की जो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, जो व्यवहारिक सीमा है, वो कम होती है और बहुत जलन होती है। यूरिन में रुक रुक के पेशाब होता है, बूंद बूंद करके टपकता है, जोर लगाने पर काफ़ी दिक्कत आती है, और इस डर से जो रोगी है वो पानी को कम पीता है, और पानी के कम पीने से उसके शरीर में और अन्य तरीके की बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। हीमोग्लोबिन शुद्ध नहीं हो पाता है, पानी की मात्रा कम जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, नाइट्रोजन शरीर में बढ़ने लगता है जो एक्सक्रिएट नहीं हो पाता है, जिससे चुनचुनाहट होने लगती है शरीर में, तमाम तरह के शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, एलर्जिक टाइप के लक्षण भी देखे गए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से। अब अन्य चिकित्सा पद्धतियों में तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो इसका इलाज कितना सफल करते हैं, लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में आपको सलाह देने की बात है, मैं जो फार्मूला आपको बताता हूँ वो मेरे अपने निजी प्रैक्टिस के निजी अनुभव हैं, और जो मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आ रही, मैंने उसका नाम भी दिया है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस। मेरे अपने निजी अनुभव
पर आधारित मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपको दे रहा हूं। और जैसा कि मैंने आज दिन में भी आपको नोटिस दिया है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हमारी लगभग अपने स्पीड पर है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके लिख रहा हूं। और हमारे कई साथियों ने लिखा था कि आप ऑर्गन वाइज इस पर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखें, कि जैसे एक बार आप डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन पे लिख लें, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, रिप्रोटरी सिस्टम पे। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं चल रहा हूँ, आपको ऑर्गन वाइज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मिलेगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। जैसा कि मैंने आपको जो पहली पुस्तक आपके हाथ में समर्पित की है, मैंने उसको भी एक मॉडल में देने का प्रयास किया है। उसी हिसाब से प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को, हालांकि इस किताब में एक कमी रह गई कि इसकी साइज़ थोड़ी सी स्टैंडर्ड साइज़ नहीं रह पाई, जो मेडिकल साइज़ होनी चाहिए थी, मैंने भी महसूस किया। नेक्स्ट बुक आपकी लंबाई और चौड़ाई में और कुछ उसमें और नई तकनीक मैं ला रहा हूं, चूँकि इस बार मुझे प्रेस भी बदल देना है, तो कुछ नई तकनीक के साथ वो बुक आपके बीच आएगी। और बुक की एडवांस बुकिंग 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन से आप हमारे अकाउंट में, जो मैं आपको एक निर्धारित अमाउंट रखूंगा एडवांस बुकिंग की, वो एडवांस बुकिंग होगी आपकी, ना कि आपकी बुक की प्राइस। आमतौर से कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो मैंने बुक किया था वो आपने अभी तक अपनी बुक नहीं भेजी। एडवांस बुकिंग का मतलब कि आपकी बुक मेरे पास सुरक्षित हो गई है, कि आपको मुझे बुक देना ही देना है। बाद के देने वालों की गारंटी नहीं है, लेकिन जिसकी बुकिंग हो जाती है उसको तो बुक मुझे देने देना है। और ये बुक फिर अगले 11 जनवरी को ही लॉन्च हो पाएगी। दिसंबर तक इसको मैं प्रिपेयर करूंगा और 11 जनवरी को ये लॉन्च होगी। इस नाते जिनको मेरे ऊपर विश्वास हो कि मैं आपके पैसे बहुत सुरक्षित रखता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने पहली बुक आप तक समर्पित की है। हमारे 3-4 साथियों को बुक अभी उनके गड़बड़ पते के कारण, या उनसे फ़ोन कॉन्टैक्ट डिलीवरी करने वाले पोस्टमैन या डिलीवरी बॉय के फ़ोन कॉन्टैक्ट उनके पास नहीं हो पाए हैं। इस नाते केवल 3 पुस्तकें, 1242 किताबों में से केवल 3 किताबें हमारे पास वापस आई हैं। अभी मुझे वापस नहीं मिली हैं, वो कुरियर वाले ने मुझे बताया है फ़ोन करके कि 3 बुक वापस आ रही हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो तीनों बुक आप सबको पुनः चली जाएँ, यानी आप में से कोई भी वंचित न रह जाएँ। और 1-2 साथी जो हमारे भूले भटके हैं, जिनको हो सकता है मैं ही भूल गया हूं, कहीं हमारे लिस्ट में कहीं ऊपर नीचे नाम हो गया हो, मैं पूरा सर्च कर रहा हूं। जिनकी भी बुक नहीं गई है वो आश्वस्त रहें, उनकी बुक मैं कल परसों में भी पोस्ट कर दूंगा। यानी बुक की कोई कमी नहीं है, बुक मेरे पास और भी आ गई हैं। अभी भी आप हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वास्तव में क्या है, इसकी औषधियाँ क्या हैं, कैसे बनती हैं, इसमें कौन पौधे हैं और क्या सिद्धांत है कि हम रोगी को ट्रीट करेंगे, उनके लिए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिनको सिर्फ टू द पॉइंट चलना है, पकी पकाई खिचड़ी खाना है या तहरी खाना है, उनके लिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आ रही है। मैं समझता हूं कि अगर आप चावल और दाल, रोटी और सब्जी को बनाना जान जाएंगे, उसका प्रिपरेशन जान जाएंगे, तो तहरी बनाना तो आपको आ ही जाएगा। इसीलिए मैंने तहरी की पुस्तक आपको बाद के लिए रखी थी, जो छप करके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के रूप में आपके बीच आएगी। लेकिन मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मैंने लिखी है, और जो आप सब देशवासियों को, और बाहर भी जो किताबें गई हैं अपने देश के बाहर, पाकिस्तान तक के लोगों ने इसकी डिमांड की है, श्रीलंका में और कनाडा और स्वीडिश से भी इसकी मांग आ रही, जो हमारे हिंदी वासी वहाँ पर हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक नए दृष्टिकोण से जानने का प्रयास किया है। और बहुत से फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं। देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से पेशेंट के कॉल और डॉक्टर्स के कॉल नहीं आते हैं। और मुझे खुशी तब होती है जब मैं आपको जो फार्मूले बताता हूं, फिर आप अपने रोगियों पर उसका प्रयोग करते हैं और आप कहते हैं सर बहुत अच्छा लाभ हुआ। तो मुझे लगता है कि जो मैं रात में अपना समय और अपना नेट बर्बाद करता हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे अपने पूरे देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं, तो मुझे यही इसका पुरस्कार मिलता है कि जब आप ये बता दें कि हाँ, मेरे बताए गए फार्मूले पर आपका रोगी ठीक हो गया है। अब 10% प्लस 10% और माइनस 10%, ये हर चिकित्सक के साथ होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे बताए गए फार्मूले पे आप 100% सफल ही हो जाएं। उसके 10% माइनस भी आप मान लें। हो सकता है आपकी मेडिसिन सही ना हो सकता है आपका देने का तरीका गलत रहा हो, या हो सकता है रोगी के खाने का तरीका गलत रहा हो, जो आपकी सही सलाह समझ ना पाया हो, या ये भी हो सकता है कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस या मेरे बताए गए दवाओं में कुछ अंतर भी हो सकता है। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। परफेक्ट तो आप करते हैं जब आप उस प्रयोग को करके हमें बताते हैं कि आपका फार्मूला काम कर गया। हम एक बात यहाँ पर और कहना चाहेंगे। इस समय आप
जितने भी साथी हमारे ऑनलाइन हैं, और अब इसके बाद भी बहुत से लोग जिनको समय नहीं होता हो बाद में इसको खोल के सुनते भी हैं। हमारे पास देश के बहुत से रोगियों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैं रोगी से पहले ये पूछता हूँ कि आप किस शहर से हैं। जब वो अपना शहर बताता है तो यदि वो हमारे फ़ोन डायरी में यदि उस शहर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो तत्काल मैं उस रोगी को वहाँ के चिकित्सकों का नंबर दे देता हूँ कि आप इन डॉक्टरों से संपर्क कीजिए जो आपके सबसे नज़दीक हो, आप उनसे कांटेक्ट कर लें और फिर उन डॉक्टर से मेरा कांटेक्ट करा दिए ताकि मैं उनको आपकी समस्याओं से संबंधित औषधियों को बता दूं और फार्मूला सेट कर दूं और दवा आप वहाँ से लेते रहें। और अगर उस शहर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक नहीं उपलब्ध होते हैं तो मैं रोगी से पूछता हूँ आप अपने आसपास का शहर बताइए जहाँ के चिकित्सकों को ढूंढ करके मैं आप तक समर्पित करूँ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पूरे देश के रोगियों को अपने पास से कोई औषध उपलब्ध नहीं कराता हूं, बल्कि मैं प्रयास करता हूं कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कोनों में बैठे हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का नाम हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक प्रगति हो। लेकिन हमारे तमाम साथी, आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा, औरंगाबाद मैंने एक पेशेंट को रेफ़र किया था। औरंगाबाद की एक पेशेंट थी, महिला पेशेंट थी, और मैंने उनको 5 डॉक्टरों का नंबर दिया और 5 में से उन्होंने 3 से कांटेक्ट किया और तीनों ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। बल्कि उस महिला पेशेंट का अपना अनुभव था, उसने कहा सर अगर ये आपसे आपका क्लास पढ़ रहे हैं, आपकी बात सुन करके ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से आप संपर्क कर लें। तो वो कहते हैं मैं किसी से संपर्क नहीं करता हूँ, मैं अपने फार्मूले यूज़ करता हूँ। भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने फार्मूले यूज़ करते हैं और आप रोगी को अच्छा करते हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में एक सीनियर और जूनियर का जो रिस्पेक्ट होता है, मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझसे उम्र में जो बड़े हैं या मुझसे अनुभव में जो बड़े हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में। जो हमसे छोटे हैं मैं उनको स्नेह देता हूं और जो मेरे साथ के हैं, समकक्षी हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं। लेकिन अगर मैं आपको पेशेंट रेफ़र कर रहा हूं तो एक बार तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप कॉल बैक मुझको करके कि सर आपका पेशेंट मेरे पास आ गया है, अब आप मेरी इसमें मदद करेंगे या मैं अपने तरफ से दवा इसकी शुरू करूं। इतना तो पूछना फ़र्ज बनता है। लेकिन ठीक है, अपने अपने तौर तरीके हैं। मैं उन डॉक्टरों को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि जिन रोगियों को मैं आपके पास रेफ़र करूं, आप पूरी तन्मयता के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम रोशन करने में अपनी पूरी क्षमता और पूरी योग्यता लगा दिया करिए। अब आइए हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने पर जब दर्द होता है या रोगी को पेशाब में जलन होती है या पस फॉर्मेशन होने लगती है तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किन औषधियों का चयन करें। इसमें हमने 3 फार्मूले सेट किए हैं। पहला फार्मूला हमारा है L3 + C7 + S5 + BE। ये 4 औषधियाँ हैं, फिर से सुन लें, L3 C7 S5 BE। इसकी 20-20 ड्रॉप 30 ml में मिलाने के बाद रोगी को 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में पिलाना है 3 बार। दूसरा फार्मूला हमारा बनता है C8-Ver2 + S10, ये 10-10 ड्रॉप 3 बार। और तीसरा फार्मूला हमारा बनता है CNS + C1, इसका 15-15 ड्रॉप 2 बार। हमने 3 फार्मूले सेट किए। पहला फार्मूला L3 C7 S5 BE 20-20 ड्रॉप 3 बार। दूसरा फार्मूला C8-Ver2 S10 10-10 ड्रॉप 3 टाइम्स। और तीसरा फार्मूला है CNS + C1 15 ड्रॉप्स 2 टाइम। 2 टाइम का मतलब हो गया कि सुबह खाली पेट और रात में सोते समय। अब हम चर्चा कर लें कि हमने इन दवाओं का चुनाव क्यों किया, क्योंकि ये बात आपसे शेयर करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है। देखिए, चूँकि पूरा का पूरा, चाहे वो स्पर्म एक्सक्रिएट हो रहा हो बॉडी से बाहर, सीमेन बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट हो रहा हो या यूरिन एक्सक्रिएट हो रहा हो, बॉडी से उसको निकलना है, तो यहाँ पे हमने L3 का चुनाव किया है। C7 हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि चूँकि वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, हमारी आर्टरीज और वेन्स पर दबाव पड़ेगा, टिश्यू फ्लूइड पर दबाव पड़ेगा और टिश्यू पर, मांसपेशियों पर दबाव बढ़ने से वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो पेन होगा। इस नाते हमको वहाँ पे C7 का चुनाव करना पड़ा। S5 चूँकि टिश्यूज़ में पेन बढ़ेगा तो हमको S5 का चुनाव करना है। और B चूँकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, जो पतली पतली नन्ही वेन्स हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इस नाते हमने BE का चुनाव किया है। C8-Ver2 और S10 का चुनाव हमने इसलिए किया है कि C8 और Ver2 ये
हमारे एलिमेंट्री कैनाल की बहुत प्रमुख औषधि है, जो हमारे पोषक तत्वों पाचन जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं उनका सेक्रेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉपर ढंग से करती हैं। तो जब हम C8 वर्ल2 और एस्टेन देंगे तो उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पर जोर नहीं पड़ेगा, दाब नहीं पड़ेगा, और हमारी जो समस्या है रोगी की वो आसानी से सुलभ हो जाएगी। और तीसरा हमने लिखा है CNS और C1 जैसा कि प्यूटरेटरी ग्लैंड की दवा है। आमतौर से प्यूटरेटरी ग्लैंड में एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का सक्रिय होना और सीमेन का निकलते रहना ये भी ज़रूरी है कि अगर कहीं पर सीमेन के निकलने में बाधा आ रही है या यूरेथ्रा की नली में सिकुड़न है तो वहाँ पर हमको इसका ध्यान देना पड़ेगा। इस नाते CNS चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा है तो CNS और C1 का चुनाव हमको करना पड़ेगा। और इस तरीके से 15 ड्रॉप्स 2 बार हम इसको देंगे। आप सब इन औषधियों को आजमाएं और आजमाने के बाद हमें इसका परिणाम बताएं। आप सबकी मांग पर मैंने आज प्रोस्टेटाइटिस पर यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने पर चर्चा की। आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया। आप सब साथी जितने भी ऑनलाइन हैं सबको डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सबके शुभ दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबको पुस्तकें मिल गई हैं। जिनको